आज देखने वाले हैं हम लोग सेक्शन बी अपने 2020 के सैम्पल पेपर का सेक्शन नंबर बी के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो 15th नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर बी का पहला क्वेश्चन, और ये हमारे सैम्पल पेपर का 15th नंबर का क्वेश्चन है। ये बोलता है कि 1 gram of copper powder was taken in China dish and heated. What change take place when hydrogen gas is passed over this heated substance? A visible change is seen in it. Give the chemical equation for the reaction, the name, the color of the product formed in each case. तो देखिए इस समय क्या होगा जब हम लोगों ने क्या किया है, एक 1 ग्राम कॉपर लिया है एक चाइना डिश में, ठीक है। तो उस समय रिएक्शन क्या होगा, तो देखिए उस समय होगा कि एक ब्लैक कलर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस, और इसका रिएक्शन जो होगा वो ये होगा कि कॉपर को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड जो कि किस कलर में होगा, ब्लैक कलर में। और अगर हम ओरिजिनल ब्राउन कलर इज स्टोर्ड होगा वहाँ पे, जैसे कि अगर हम कॉपर ब्लैक कलर में है कॉपर ऑक्साइड, अब उसको जब हम H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अब हमें मिलेगा कॉपर अलग और वाटर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉपर होगा वो हो जाएगा ब्राउन कलर में। तो ये होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लिस्ट द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लोर-एल्कली प्रोसेस, राइट 1 इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ इट। तो हमें क्या करना है, क्लोर-एल्कली का नाम बताना है, उसको प्रोड्यूस करने का ये जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होगा, और उसके बाद से राइट 1 इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ इट। इसका एक एग्जाम्पल भी हमें देना है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो आंसर होगा इसका कि प्रोडक्ट हाइड्रोजन इसमें यूज़ होगा। इस प्रोडक्ट में हमें क्या क्या यूज़ में चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट में क्या क्या यूज़ करेंगे, तो हाइड्रोजन यूज़ करेंगे, क्लोरीन, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अब इसके यूजेस, ये सभी तो प्रोडक्ट्स हो गए। हमें क्या क्या इसमें यूज़ करना है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हमें इसके यूजेस क्या क्या होंगे। तो हाइड्रोजन का जो यूज़ होगा, इन प्रोडक्शन ऑफ मार्गरीन, अमोनिया एज अ फ्यूल, क्लोरीन, इन सभी में यूज़ होता है हाइड्रोजन का। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो यूज़ होगा वो यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, प्रोडक्शन ऑफ PVC, डिसइंफेक्टेंट्स, CFCs, पेस्टिसाइड, इन सभी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये यूज़ होता है फॉर डिग्रीजिंग मेटल सरफेस, इन मेकिंग सोप्स, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो हमें जो आंसर लिखना है वो जो जितना क्वेश्चन में पूछा है उसी के बेसिस पे हमें आंसर अपना देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन जो कि ये है कि इसे भी और करके दिया हुआ है कि हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से कैसे एक वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कर सकते हैं। गिव इट्स केमिकल इक्वेशन, स्टेट टाइप ऑफ सॉल्ट, लिव टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ द वाटर विच कैन बी रिमूव बाय इट। तो इसका जो आंसर होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो देखिए अगर हमें बनाना है सोडियम वॉशिंग सोडा बनाना है, तो हम लोग इसके लिए बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को अगर हम क्रिस्टल करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टल करेंगे तो हमें वॉशिंग सोडा मिलेगा। अब देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, वाटर के साथ जब रिएक्ट कराया, रिक्रिस्टलाइट कराया, तो हमें मिला सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, जो कि क्या यहाँ पे कहलाएगा, बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। और ये क्या करता है, वाटर के परमानेंट हार्डनेस को हटाता है।
और ये होगा हमारा जो सॉल्ट बना हुआ है, ये होता है बेसिक साल्ट बनता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि 3 ml of ethanol is taken in a test tube and warmed gently in water bath. 5% solution of alkaline potassium permanganate is added first drop by this solution. Then in excess, how is 5% solution of KMNO4 prepared? यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट जो होगा वो कितना बनेगा। यहाँ पे स्टेट द रूल ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट इन दिस रिएक्शन, व्हाट हैपेंस ऑन एडिंग इन इट्स एक्सेस, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो हमें केमिकल इक्वेशन भी देना है इस रिएक्शन का, उसके बाद से हमें क्या क्या करना है देखिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर पे, ठीक है। आंसर ये है कि बाय डिजॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम पर मैग्नेट इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर में जब हम लोग इसे ऐड करेंगे 5 ग्राम को ही, तो क्या होगा, तो हमें मिलेगा बाय डिजॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ potassium permanganate in water make the final volume of 100 ml as an oxidizing agent purple color persist, यानी यहाँ पे पर्पल कलर मिलेगा और ये अल्कलीन परमैग्नेट होगा। देखिए CH3CH2OH को जब हमने हीट किया है तो हमें मिला CH3COOH, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेशन यहाँ पर टेक प्लेस हुआ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि बताइए, a squirrel is in a scary situation. Its body is to be prepared for either fighting or running away. State the immediate change take place in the body so that the squirrel is able to fight or run. तो क्या हो सकता है इसके साथ चेंजेस किए जाए तो ये अपने आप को फाइटिंग के लिए रेडी कर सकती है। तो क्या होगा देखिए इसके आंसर में, द एड्रेनलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड इनटू द ब्लड। उसकी ब्लड में क्या हो रहा है, एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो सेक्रेट हो रहा है। द हार्ट बीट्स फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू द मसल। जो हार्ट बीट हो रहा है वो फास्टर हो जा रहा है जिसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा तेज़ हो जा रहा है वाटर ऑक्सीजन का। अब देखिए, ब्लड इज डाइवर्टेड टू स्केलेटल मसल, द ब्रीदिंग रेट इज इंक्रीज। ये सभी चीज़ें सिचुएशन उसके अंदर हो रहे हैं। द ब्लड सप्लाई टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस। जब ये सभी चीज़ें होने लगेंगी तो द स्क्वायरल विल बी रेडी टू फाइट। और ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसी में और करके है कि वाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर दैन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आंसर में हम लोग देखेंगे। तो ये है कि इलेक्ट्रिकल impulse have limited access to only those cells that are connected by nervous neurons, whereas chemical signals can reach each and every cell of the body। इस वजह से फिर अगला जो पॉइंट दिया है कि cell need time to rest order to create repeat new electrical impulse, whereas no such time is required for the chemical communication। That's why it is important for the communication। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बोलता है कि डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। सो आप लोगों को भी पता होगा पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट। तो ये प्रोसेस होता है पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। ये होता है इसका डेफिनेशन। अब हमें बताना है कि दोनों में जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन, इन दोनों में डिफरेंस। तो पहला जो है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन इन द सेम फ्लावर, ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वही दूसरे फ्लावर पे जाता है तो दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। और भी एग्जाम्पल इसके क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे तो पॉलिनेशन लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट।
तो ये भी इसी की वजह से, पॉलिनेशन की वजह से ही होता है। अगर पॉलिनेशन ना हो तो फिर क्या फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा तो कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे। बोलता है व्हाट आर द होमोलॉगस सीरीज, क्या होते हैं, टू गिव एन एग्जांपल इट इज़ नेसेसरी फॉर द होमोलॉगस सीरीज दैट आर ऑलवेज हैव अ कॉमन एंसेस्टर, जस्टिफाई योर आंसर। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? होमोलॉगस सीरीज जो होता है ये structure are those which have similar basic structure and origin but perform different function। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसके सेम ऐसी स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं, सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होता है उनका, और जो उनका ओरिजिन होता है वो भी सेम होता है, उसे हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब इसके एग्जांपल देखें तो 4 लिम्स ऑफ द रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ह्यूमन बींग्स, विंग्स ऑफ द बर्ड्स, ये सभी इसके एग्जांपल है। यस फॉर अगर और एन एग्जांपल देना तो यह सिमिलरिटी इन बेसिक डिज़ाइन ऑफ द स्ट्रक्चर इंडिकेट्स दैट देयर एंसेस्टर वर कॉमन। हाँ ये सही है, और जो उनके सिस्टर्स होंगे वो एकदम कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाएंगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको और भी एग्जांपल्स पता हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। वाई इज टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, स्टेट फॉर इंस्टेंस ऑब्जर्विंग टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के पहले बताना है तो देखिए, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो टिंडल इफेक्ट होता है वो फॉर्म होता है। व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट इन फॉगी मिस्ट्री। तो ये सभी जगह हैं जहाँ पे टिंडल इफेक्ट दिखाई दिया जाता है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेड कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अभी यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि और करके डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ग्लास स्लैब और अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। व्हाट हैपेंस व्हेन द नैरो बीम मोनोक्रोमिक लाइट और अ वाइट लाइट पास थ्रू द ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म। अगर हम इन दोनों से अगर ये लाइट को अगर पास करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, क्या क्या रिएक्शंस होंगे यहाँ पे? तो देखिए हम लोग आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर है ये है कि प्रिज्म हैज़ 2 इंक्लाइंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। प्रिज्म के पास 2 इंक्लाइंड होता है जो कि क्या होता है, वो सर्फिंग होता है। तो ये अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का दिखेगा हमें। देखते हैं, देखिए इसका जो सरफेस रहेगा इस तरीके का प्रिज्म का दिखेगा। प्रिज्म वैसे आप लोगों ने देखा होगा। तो इसके जो 2 रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा, एक इधर से यहाँ से। फिर when monochromatic light passes through the glass slab it gets displaced laterally, whereas a prism it gets angularly displaced. When white light passes through the glass slab it gets laterally displaced, whereas in prism dispersion take place। तो वहाँ पे dispersion take place होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है। अभी हम लोग हिंदी वाले क्वेश्चंस पे आ गए, तो हिंदी वाला हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। अब हम फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो ये बोलता है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम एंड शो रेडिस अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और सनसेट, वाइट अपीयरेंस ऑफ द सन एट द नून व्हेन इट इज़ ओवर हेड। तो हमें इसको ड्रॉ करना है और दिखाना है, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और देख भी लेते हैं। सो दिस इज़ द फिगर, और हम लोग इसे ड्रॉ कर लिया है। देखिए यहाँ पे ऐसे हमें ड्रॉ करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वर, यानी कि दिस इज़ आवर अर्थ, हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं। दिस इज़ द सन नियर द हॉरिजॉन, यहाँ पे सन नियर ओवर हेड, जब हमारे एकदम ऊपर होगा तो क्या होगा, रेडिस अपीयरेंस हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं। तो देखिए ब्लू स्कैटर अवे सन अपीयर्स रेडिस, जब ब्लू स्कैटर करेगा तो सन का कलर रेड दिखेगा, और सन नियर बाई हेड जब होगा तो लेस ब्लू स्कैटर, जिसकी वजह से वहाँ पे रेड हमें नहीं दिखेगा। ऐसा ही सेम कंडीशन जब ये सन सेट होगा तो सेम कंडीशन होता है, ब्लू स्कैटर ज़्यादा करता है, इस वजह से हमें यहाँ रेड कलर ज़्यादा दिखाई देगा। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये बोलता है कि आपको एक VI ग्राफ दिया गया है और इसमें ये बोला है कि फॉर अ नाइक्रोम वायर इज गिवन बिलो, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ, ड्रॉ अ लेबल सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच अ ग्राफ। अगर ऐसा एक ग्राफ बनाना है, आपके पास एक नाइक्रोम वायर है, तो आप बताइए क्या करेंगे। तो उस समय हमें एक जो सर्किट बनेगा, वो सर्किट का कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जो कि क्या होगा, तो वो क्या होगा कि V जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है I के। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो हम क्या होगा, डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल टू करंट। तो भी जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के। और आगे बढ़ते हैं तो फिर बोलता है ये कि हमें जो फिगर बनेगा इसका कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो जो सर्किट बनेगा, देखिए हमारे पोटेंशियल डिफरेंसेस ऐड हैं यहाँ पे, ये पूरा ऐसे सर्किट बन जाएगा। और फिर इसमें जो ये सर्किट का नोट जो दिया हुआ नोट देखिए, इफ़ सर्किट डायग्राम इज करेक्ट बट लेबलिंग ऑफ द मीटर एंड वोल्ट मीटर आर इनकरेक्ट देन डिडक्ट 1 मार्क। अगर आप इनकरेक्ट कर देते हैं, ये फिगर ड्रॉ करते हैं और फिर क्या होता है, आपने लेबल सही से नहीं किया है, तो आपके 1 मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर आप ये फिगर को अच्छे से ड्रॉ नहीं करते हैं तो, या फिर कोई लेबल आपने गलत कर दिया है तो आपको बहुत ही ध्यान से इन फिगर्स को ड्रॉ करना होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला लिखिए। तो इसका जो बहुत ही ज़्यादा हम लोग तो जानते ही है, तो इसका फार्मूला लिख लेंगे। H इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो I का स्क्वायर इंटू R का और T। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, जो कि आपको याद रखना होगा। B बोलता है कि कंप्यूट द हीट जनरेट वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट। 40 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में जो पावर है 2 आवर्स के लिए दिया जा रहा है। जो कूलम में है वो है, जो चार्ज है वो है 96,000 कूलम है। तो आपको निकालना है इससे कि कितना हीट जनरेट होगा। तो हीट जनरेट करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। तो V इंटू आई इंटू टी करते हैं ना, तो हमें इस फार्मूले पे बेस्ड अपने सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाएगा लास्ट में V क्यू मिल जाएगा यार, ये V इंटू कूलम। अब देखिए यहाँ पे गिवन चार्ज, तो V गिवन क्या हो जाएगा, हमें मिला है वोल्ट कब दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वोल्ट का मल्टीप्लाई चार्ज से कर देंगे, हमें मिल जाएगा 3.84 इंटू 10⁶ जूल इसमें हीट जनरेट होगा। तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा, हम लोग लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे कि जो हीट जनरेट इज 3.84 इंटू 10⁶ जूल। दिस विल बी द आंसर। सो अभी आ गया है सेक्शन C, जिसके क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, और हम लोग अब देखते हैं सेक्शन नंबर C को अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे सब भी 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर को सॉल्व कर सकें। अगर आप लोगों ने हमारे जो फर्स्ट पार्ट का यानी सेक्शन नंबर A का आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है, क्वेश्चंस नहीं देखा है, तो जाके ज़रूर देखें उसे और इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, सेक्शन नंबर C को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।